नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। मित्रों, आज हम एक किसी भी भर्ती परीक्षा का एक महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा हिंदी भाषा का पृष्ठभूमि। हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ है, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ है, वगैरह वगैरह। तो मित्रों, हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का जो हम ये टॉपिक ले रहे हैं, यहाँ से आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आने की संभावना बनती है उनको हम क्रम वाइज सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज का अपना जो सब्जेक्ट है वो तो है हिंदी, और आज हम टॉपिक ले रहे हैं भाषा। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के अंतर्गत हम देख रहे हैं पृष्ठभूमि। हिंदी भाषा की क्या कुछ पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मित्रों, हमारा जो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है कई परिस्थितियों से, कई घटनाक्रमों के बाद में आज हम वर्तमान देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही हिंदी थी, नहीं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जरा देख लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। देखो, इससे पहले सबसे अगर प्राचीन भाषा की बात करें हम अपने संदर्भ में, तो देखो संस्कृत मूल भाषा मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? मूल भाषा। कुल मिलाकर के हिंदी की जो अगर हम जननी की बात करें तो संस्कृत है। उसका ओरिजिन स्थान कहाँ से हुआ है? संस्कृत। देखो, हम जब वर्ड पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, उसमें तत्सम तद्भव देशज वगैरह पढ़ते हैं, उसमें क्या देखते हैं? तद्भव तो वो होते हैं जो हिंदी का ही होता है। तत्सम क्या होते हैं? जो मूल भाषा के शब्द होते हैं। मतलब क्या हुआ, जो संस्कृत के शब्द जो बिना संजय के हिंदी में आ गए उसको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के हिंदी का संस्कृत का बहुत ही ऋण है, यानी कि हिंदी की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से हुई है। तो देखते हैं कैसे। हम बात करें संस्कृत जो भाषा है, क्या है? संस्कृत। संस्कृत से जो हिंदी की विकास क्रम यात्रा है वो शुरू होती है, और कैसे होती है उसको वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, यहां से एक जो निकली इस दिशा का वो एक निकली वैदिक संस्कृत। कैसी? वैदिक। और एक निकली लौकिक। कौन सी? लौकिक। दो भागों में डिवाइडेड हुई। संस्कृत का दो पार्ट हुए, एक हुआ अपनी क्या? वैदिक संस्कृत, और एक हुई लौकिक। लौकिक, लौकिक से मतलब है लोग की, यानी आम जन की। किसकी? लोगों की। आप कह सकते हैं आम जन की जो भाषा है उसको बोलते हैं क्या? आम जन की भाषा। उसको तो हम बोलेंगे लौकिक। और वैदिक, वैदिक है जिसके अंतर्गत लिखे गए, क्या लिखे गए? वैदिक है, इसके अंतर्गत आपके वेद लिखे गए। क्या लिखे गए? वेद। और क्या लिखे गए इसके अंतर्गत? पुराण लिखे गए। क्या लिखे गए? पुराण। और उपनिषद लिखे गए। क्या लिखे गए? उपनिषद। तो वैदिक संस्कृत की तो प्रायोरिटी है वो यहां तक है। जो हम वेद पुराण उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं वो किसमें है? वैदिक। और जो लौकिक है, देखो भाषा मैंने बताया, अभी बता रहा हूं कि भाषा एक परिवर्तनशील है, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। ये सिस्टमेटिक तरीके से चेंज होती जा रही है। जो चेंज होने का जो प्रोसेस है वो इसके अंतर्गत जारी रहा। और इसके अंतर्गत जो वैदिक संस्कृत है, यहाँ पर इसमें वेद पुराण और उपनिषद लिखे गए। वैदिक से इनकी शाखा निकली। क्या निकली? शाखा। और यहाँ से आपके सामने एक भाषा निकली। कौन सी भाषा निकली? पाली भाषा निकली। क्या निकली? पाली भाषा। क्या भाषा निकली? पाली। और पाली के अंतर्गत अगर आपको पता है तो जो बौद्ध धर्म है, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के आपके जो भी है ग्रंथ वो इसमें लिखे गए। और बौद्ध धर्म के अगर हम ग्रंथों की बात करें तो अगर आपको पता है तो इसके अंतर्गत जो त्रिपिटक लिखे गए, कौन से पिटक? त्रिपिटक, जिसमें बुद्धों की क्या है? पूरा का पूरा है इतिहास लिखा गया है, वो किसमें? पाली भाषा। पाली भाषा कौन से धर्म की? मैंने बौद्ध धर्म की। उसके बाद में इसकी जो विकास क्रम यही नहीं रुकता है, आगे बढ़ता है, और आगे जाकर के एक और इसकी भाषा उत्पन्न होती है, और वो होती है प्राकृत। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के अंतर्गत अपने ये जो जैन धर्म मूल रूप से यहाँ पर बहुलियत है। कौन सा धर्म? जैन। जैन धर्म के दौरान इस भाषा का विकास होता है। और इनके जो ग्रंथ है जिनको हम बोलते हैं क्या? आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगम। तो ये आगम लिखे गए हैं वो किसके अंतर्गत लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा के अंतर्गत। अब
ये बात है कि सर आप बात कर रहे हैं भाषा का विकास, लेकिन हिंदी की अभी तक बात नहीं आई। तो मैंने पहले भी बताया भाषा परिवर्तनशील है और एक लंबे अंतराल के बाद में है ये अस्तित्व में आती है। तो अभी देखते हैं इसके बाद में अपनी हिंदी भाषा की जो बात होती है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक इसकी शाखा निकलती है क्या, अपभ्रंश। कौन सी, सौर सैनी है, सौर सैनी से सौर सैनी, यहाँ से एक इनकी शाखा निकल कर आती है, इधर लिख लेते हैं, और वो है अपनी अपभ्रंश। कौन सी, अपभ्रंश, अपभ्रंश। और अपभ्रंश से है वो अपनी हिंदी का क्या होता है, विकास होता है। यहाँ से जाकर के अपनी हिंदी है वो उद्भव होता है। तो हिंदी की अपने विकास यात्रा को समझा। सबसे पहले देखा संस्कृत, ये जो संस्कृत है ये सब संस्कृत मेन जननी है इन तमाम भाषाओं की। यहाँ से एक वैदिक संस्कृत और एक निकली लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंदर वेद, पुराण और उपनिषद लिखे गए, और लौकिक ये जो लौकिक संस्कृत यहाँ से निकली पाली भाषा, फिर प्राकृत, और फिर सौर सैनी, सौर सैनी से एक शाखा निकली अपभ्रंश, और वहां से निकली हिंदी। एक बात, अब लौकिक है वो आम जन की भाषा है। तो आपको पता है जो भाषा इजी होती है, जो सब जगह सर्वत्र होती है, उनका ज्यादा होता है क्या, फैलाव क्षेत्र होता है, और वो आगे प्रोग्रेस करती है। पाली भाषा हो गई, ये किसकी, बौद्ध धर्म की, जिसमें त्रिपिटक लिखे गए। प्राकृत भाषा जैन धर्म से रिलेटेड, और इसमें आगम लिखे गए। उसके बाद में सौर सैनी, और यहाँ से अपभ्रंश, फिर हिंदी आ गई। इतनी बात अगर हम समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर हम बात करें हिंदी भाषा, क्या बात करें हिंदी भाषा की, अगर हम देखो किसी भी भाषा का यूं फिक्स नहीं है भाई, आज जैसे 2021 यूं नहीं कह रहे हैं 2021 से पर्टिकुलर कोई भाषा का है वो एकदम व्युत्पन्न हो गई, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि भाषा है, परिवर्तनशील है, एक लंबी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, एकदम उनका कोई भी उद्भव नहीं होता है, धीरे धीरे रहता है, कालानुक्रम क्या होता है। तो लगभग हम कह सकते हैं 1000, क्या कह सकते हैं 1000। अगर हम इसके समय की बात करें, इसकी बात करें समय की, अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं समथिंग 1000 ईस्वी, आप कह सकते हैं 1050 के आसपास, सॉरी ये है हाँ 1000 ईस्वी या फिर 1050 ईस्वी के आसपास है वो इसका उद्भव माना जाता है। एक चीज उसको लगाकर, यहां से लगा करके इसकी जो यात्रा है 2021 सदा है, क्या सदा है 2021, इस दरमियान इसको किस किस भागों में कैसे कैसे डिवाइड किया है उसके बारे में हम बात करें। तो हम बात यहाँ पर एक ले रहे हैं हिंदी भाषा का विकास करा, क्या देख रहे हैं हिंदी भाषा का विकास करा, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास क्रम की अगर बात करें तो 3 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट देखते हैं प्रारंभिक, कौन सा ले रहे हैं प्रारंभिक, प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल हो गया। सेकंड मध्यकाल, हिंदी का, ठीक है मध्य काल। और अगला हम ले रहे हैं क्या हिंदी भाषा का आधुनिक काल, कैसा काल आधुनिक काल। तो देखिए जो हिंदी भाषा का जो प्रारंभिक काल है ये माना जाता है 1000 से लगा करके कितना 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, यह है हिंदी भाषा का प्रारंभिक काल। अगला मध्यकाल की अगर हम बात करें तो 1500 से लगा करके 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी, कितना 1800 ईस्वी के आसपास इसका माना जाता है। आधुनिक काल है जो 1800 ईस्वी से वर्तमान तक, कब वर्तमान तक। ये है हिंदी भाषा का एक मैंने ओवरव्यू दिया है कि अगर परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए कि हिंदी भाषा का आधुनिक काल, मध्यकाल या फिर प्रारंभिक काल का अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो मुझे आशा है कि आप गलत नहीं कर रहे हैं। अब एक बात ये हो गई, अब यह है कि हिंदी भाषा का अस्तित्व हमारे यहाँ पर भारत में किस प्रकार से। देखो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष है, और कोई भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होता है वो सभी धर्मावलंबियों की है, उनके विचारों की, उनकी भावनाओं की क्या करता है कदर करता है। हमारे यहाँ पर किसी के ऊपर कोई भी चीज थोपी नहीं जाती है, क्या नहीं की जाती है थोपी नहीं जाती है। तो हमारा जो देश है इसके अंतर्गत हिंदी आज भी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। देखो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेशनल टंग एंड अपन यूं कह सकते हैं एक ऑफिशियल या गवर्नमेंटल टंग या लैंग्वेज, इसमें क्या डिफरेंस रहता है। तो डिफरेंस ये रहता है कि जो राष्ट्रभाषा होती है वो पूरे देश के लोगों के द्वारा एक यूजुअल तरीके से बोली जाती है, जिस तरह से हम अपनी क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं वैसे।
और राजभाषा का मतलब होता है जो ऑफिशियल काम होते हैं। कैसे होते हैं? ऑफिशियल काम होते हैं। कुल मिलाकर के जो राजकाज होते हैं उसको हम राजभाषा बोलते हैं। तो भारत के अंतर्गत हम बोलते हैं, ऐसा नहीं है। भारत के समथिंग 10 राज्य, कितने राज्य हैं? 10 राज्य है जो हिंदी, 10 राज्य जो हिंदी भाषा भाषी हैं, ठीक है। और पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भारत में मुख्य रूप से हिंदी का क्या है? बहुल्य क्षेत्र है, एक बात। लेकिन संपूर्ण भारत में तो नहीं। अब नागालैंड है, असम, उस तरफ देखना, मोस्ट ऑफ अंग्रेजी का वहां पर क्या है? बहुल्य क्षेत्र, इसलिए वहां पर हिंदी का इतना अस्तित्व नहीं। राजस्थान में तो फिर भी है, और हम कह सकते हैं कि अब ये प्रोग्रेस और ज्यादा धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। खैर, लेकिन यूपी वगैरह है वो प्योर एकदम हिंदी भाषी राज्य है। तो कुल मिलाकर के हिंदी का पूरी तरह से पूर्ण भारत के अंदर पूरी तरह से अस्तित्व नहीं होने की वजह से, अस्तित्व से मेरा तात्पर्य एक सरकारी कामकाज नहीं, एक यूं यूजुअल तरीके से, एक आप यूं यूज टू नहीं है कुल मिलाकर के, लोगों की बोलचाल में नहीं है, इसलिए है। हम यूं नहीं कह सकते हैं कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। प्रयास चल रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जल्द ही हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा बने, लेकिन अभी तक है वो हिंदी क्या है? राजभाषा है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदी क्या है, तो पॉइंट लगाकर मैं यहां लिखता हूं, हिंदी राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा। थोड़ा सा इसको व्यवस्थित लिखने का प्रयास करें तो आप यूं लिख सकते हैं, हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। लेकिन ये लिखते ही आपके माइंड में एक सवाल आ गया कि सर राजभाषा है तो इसको राजभाषा बनाया कब? तो इसको जानकारी के लिए बता देते हैं। 14 सितंबर, कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या बनाया गया? राजभाषा को दर्जा दिया गया। ये मैंने एक बेसिक इंफॉर्मेशन बताई कि भाषा है, इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमने देखा कि ये इतना मैंने आपको बताने के बाद में देखा ये इनके कालक्रम मैंने डिवाइड किया और हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया 14 सितंबर 1949 को। इतनी अगर बात समझे हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, देखो अब हमने देख लिया हिंदी भाषा का बैकग्राउंड क्या था। अब ये देखते हैं कि हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसके अंतर्गत हिंदी का क्या रोल है। तो देखो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान है, इसके अंतर्गत जो 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में हिंदी को, किसको? हिंदी भाषा को स्थान दिया गया। क्या दिया गया? स्थान दिया गया है। एक बात, पॉइंट बाय पॉइंट आप समझने का प्रयास करेंगे। सेकेंड, अगर हम बात करें तो देखते हैं कि जो हमारी संविधान का भाग 17, कौन सा भाग? 17, भारतीय संविधान के भाग 17, कौन सा भाग? भाग 17, ठीक है। में भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद, किसकी बात करें हम? अनुच्छेद 343 से 351 तक, 347 से 351 तक हिंदी भाषा संबंधी प्रावधान है। क्या है? प्रावधान है। क्या देखा हमने? भाषा का विकास क्रम सिस्टमेटिक तरीके से देखा, फिर हमने इसका संवैधानिक विकास क्रम देखने का प्रयास किया। तो 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में जो अपनी हिंदी भाषा है, कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है, इनको स्थान दिया गया। क्या दिया गया? स्थान। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। फिर देखा भारतीय जो संविधान है इसके भाग 17 में, कौन सा भाग? 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक में हिंदी भाषा संबंधी क्या है? प्रावधान। ये हमने देखा कि हिंदी भाषा का संविधान की दृष्टि से या संवैधानिक तौर पर इनका क्या दर्जा रहा है, ये हमने सिस्टमेटिक तरीके से समझा। अब देखते हैं हिंदी भाषा की लिपि। क्या बात करें? हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी
भाषा की लिपि, किसकी बात करें, हिंदी भाषा की लिपि की बात करें तो भारतीय अपनी हिंदी भाषा इसकी लिपि है वो देवनागरी लिपि। कौन सी है, देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि, ठीक है। हिंदी के अलावा चूंकि चूंकि हिंदी की उत्पत्ति है या व्युत्पत्ति है वो संस्कृत से हुई है, इसलिए हिंदी के साथ साथ हम बात कर सकते हैं संस्कृत, किसकी, संस्कृत। तो संस्कृत की भी जो लिपि है वो कौन सी हो जाएगी, आपके देवनागरी हो जाएगी। इससे हमें एक चीज समझे कि हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो कौन सी हो जाएगी, देवनागरी लिपि हो जाएगी। एक बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाषा की विशेषताएं। क्या देखते हैं, भाषा की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। हम देख रहे हैं भाषा की विशेषताएं, क्या ले रहे हैं, हिंदी भाषा की विशेषताएं, या यूं कह दो भाषा की, कोई भी भाषा कह सकते हैं। भाषा की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। पहला पॉइंट, भाषा है, भाषा क्या है, परिवर्तन, परिवर्तनशील। भाषा परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है, एक बात। सेकेंड, भाषा अर्जित संपत्ति है। कैसी है, अर्जित। भाषा कैसी संपत्ति है, अर्जित है, अर्जित संपत्ति है। इनको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। संपत्ति है, देखो पहले इस पॉइंट को मैं समझाता हूँ। भाषा परिवर्तनशील है मतलब देखो आज अपन हम बोल रहे हैं, इससे 10 साल 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो भाषा लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस था। कैसे, हम जब उत्पन्न हुए थे या यूं कैसे अपना जब जन्म हुआ था उस समय भी हमारे बोलने उसमें जो वर्ड थे और अभी शब्दों में काफी कुछ एक्सचेंज हुआ है। आप अगर आप यूज टू नहीं है, पता ही नहीं है, अगर आपने नहीं देखा तो देखो इंग्लिश के अंदर वर्ड है वो ऐड होते रहते हैं, नए नए शब्द जुड़ते हैं। अगर आप अखबार देखते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा के अंदर है वो परिवर्तन होता रहता है। देखो पहले एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, एक वर्ड हम ये लिखते थे, क्या लिखते थे, ये वर्ड लिखा है, ये क्या है नहीं पता है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ। ये इसको अब लिख रहे हैं ऐसे, कैसे लिख रहे हैं, ये वाला लिख रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज है, पहले इसको ज ऐसे लिखे, ठीक है, अब लिख रहे हैं इसको ज ऐसे। क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सही सर, ये बात हम समझ गए। तो फिर सेकंड है वो, उसको देखते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है। कैसे, भाषा एक तो होता है अर्जित और एक होता है जन्मजात। जन्मजात से मतलब है कि उनके गुण हैं वो जन्म से ही उसके अंदर होते हैं, चाहे किसी के अंदर, मेरे हो, आपको, किसी के भी अंदर हो, लेकिन भाषा जन्म से नहीं होता है। सपोज करो आपको वो दिन याद होंगे, ये दिन स्कूल वाले जब आपको बोला पहली बार बोलने के लिए स्टेज पर बुलाया गया था, उस समय आपके अंदर भाषा का शब्दकोश इतना नहीं था जिस वजह से आप लड़खड़ा रहे थे। एक चीज कॉन्फिडेंस भी होता है, और कॉन्फिडेंस व्यक्ति को तब होता है जब उसके पास में किसी भी टॉपिक के प्रति अच्छी पकड़ होती है। मैं आपके सामने हिंदी भाषा करके ये टॉपिक लेकर आया हूँ, अगर इसके प्रति मेरी अच्छी पकड़ नहीं होती या नहीं है तो आप देखना मेरी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे इसमें इक्वल पोर्शन है या इक्वल पोर्शन पर मेरा अच्छा पकड़ है तो मैं व्यवस्थित तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो क्या देखिए, कॉन्फिडेंस तो होगा ही होगा, और वो होगा कब, जब पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपकी क्या होगी, अच्छी पकड़ होगी। तो उस समय आपके पास में शब्दकोश नहीं था, भाषा है उसका इतना अर्जन नहीं किया था। अगर जन्मजात होती तो फिर आपको उस समय भी समस्या नहीं होती, एक बात। और अभी आप पहले से ज्यादा डिस्क्राइब करो, मुझे भी वो दिन याद है जब मैं फर्स्ट बार है बोलने के लिए मंच पर गया था, उसमें मेरी भी यही स्थिति हुई थी। और आज मैं सिस्टमेटिक तरीके से लोगों के सामने कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से करने की योग्यता रखता हूँ। इसका कारण क्या है, क्योंकि मेरा जो शब्दकोश है अभी काफी हद तक है वो इंक्रीज हो गया है। तो हमने देखा कि भाषा है वो जन्मजात नहीं बल्कि क्या होती है, अर्जित होती है। समझ में आई बात की नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। एक बात, भाषा कैसी है, अर्जित संपत्ति है। आगे देखते हैं, भाषा सामाजिक प्रक्रिया का अंग है। किसका अंग है, सामाजिक प्रक्रिया। यानी जो समाज के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, बातें हो रही है, जो भी हम कम्युनिकेशन वार्तालाप वगैरह करते हैं उसके अंतर्गत भाषा का अहम रोल होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगला देखते हैं, भाषा है
संस्कृति की वाहक, क्या बोलेंगे हम, वाहक। आप कह सकते हैं परिचायक, क्या बोल सकते हैं, परिचायक होती हैं। समझते हैं इसको भी। देखो परिचायक होती हैं वाहक। वाहक का मतलब होता है, ये होता है, देखो संदेश वाहक बता रहा हूं मैं, वर्ड को समझा, संदेश वाहक, वाहक संदेश को ले जाने वाला, मैसेंजर, ठीक है, संदेश वाहक। वैसे ही भाषा संस्कृति की परिचायक होती है। मीन्स ये जो संस्कृति है इसको आगे से आगे पूर्वजों से हमारे तक जो इसका हस्तांतरण किया है, किसने किया है, भाषा ने किया। अगर हमारे पास में भाषा नहीं होती तो हम अपने पूर्वजों के अनुभवों से इतने भली भांति से लाभान्वित नहीं हो पाए। आपने सुना होगा अपने घर परिवार के अंदर बूढ़े बातें करते हैं, अपने जो मम्मी पापा हैं या अपने फॉर फादर वगैरह के बैठे हैं या ग्रैंड फादर जो भी है, ग्रैंड मदर वगैरह है, तो बातें करते हैं कि उस समय ऐसा हुआ था, वो गया वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब क्या, कैसे करें, भाषा की वजह से करें। भाषा की वजह से ही वो हमारे सामने ये कम्युनिकेशन कर पा रहे, अन्यथा है वो पॉसिबल नहीं था। आज से करोड़ों लाखों वर्ष पहले जब भाषा यानी कि मौखिक भाषा नहीं थी, लेकिन तो बहुत दूर की बात है, मौखिक भाषा नहीं थी, उस समय सिर्फ सांकेतिक भाषा थी, तो उस समय वो अपने पूर्वजों से बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। और उस समय मनुष्य एक निरा पशु था। कैसा था, जस्ट एक पशु, एक पार्श्विक प्रवृत्ति का था, और उस समय भाषा का कोई विकास नहीं हुआ था और मनुष्य के अंदर वो डेवलपमेंट भी नहीं था। जस्ट कारण एक ही था, ये था कि भाषा है वो मौखिक रूप से नहीं था और उसका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या बताया, भाषा संस्कृति की क्या होती है, वाहक होती है, आप कह सकते हैं परिचायक होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि भाषा की क्या क्या विशेषता होती है, मुख्य रूप से ये मैंने भाषा की विशेषताएं बताई है। अब देखते हैं कि भाषा के प्रकार। देखो प्रकार की अगर हम बात करें, भाषा के प्रकार, आप कह सकते हैं भाषा के रूप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रूप। तो देखो 3 रूप एकदम बेसिक है। कितने रूप होते हैं, 3। देखो बताते हैं कौन कौन से। एक बात करें हम मौखिक भाषा, कैसी भाषा, मौखिक भाषा। सेकंड बात करें हम लिखित भाषा, कैसी भाषा, लिखित भाषा। और अगली हम बात करें कौन सी हो जाएगी, सांकेतिक भाषा। भाषा कुछ कुछ बुक्स के अंदर 2 ही बता रखे हैं, लेकिन अगर आप सीधा कॉमन सेंस पे लगाए तो 3 दिख रहा है। ऑप्शन के अंदर अगर हम 3 नहीं है तो हमारा मजबूरी होगी कि हम 2 लेंगे, क्योंकि वो है, अगर एग्जामिनर की मंशा हुई तो वो मौखिक और लिखित की ही बात करने वाला होता है। उस समय वो सांकेतिक को है एलिमिनेट करता है, नहीं लेता है, उस समय 2 होता है। 99% केस में कितना होते हैं, 3। अगर नहीं है तो फिर हम क्या चूज करना पड़ेगा, 3, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट को हमेशा हमें अपना आंसर माना। 3 नहीं है तो फिर क्या माना, सुनेंगे हम 2। खैर अब हम बात करें मोटे तौर पर भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 3, और वो मैंने बताया मौखिक भाषा। अब देखो इसको लिखने की मुझे नहीं लेने की जरूरत है, समझा देता हूँ। मौखिक भाषा, भाषा अपने मन के विचार, यानी कि व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को जो बोल करके अभिव्यक्त करता है, क्या करता है, बोल करके। मौखिक, हमारे स्कूल के अंतर्गत जब परीक्षा होती थी, जब हम छोटे थे या जब स्कूलिंग कर रहे थे, एक मौखिक परीक्षा और एक लिखित परीक्षा। जब टीचर के सामने वो क्वेश्चन पूछते थे और हम उसका आंसर बोल कर देते थे, कौन सी होती थी, मौखिक भाषा। लिखी कॉमन सेंस से लिख करके जो हमें अपने मन के भावों या उद्गारों का अभिव्यक्ति करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिखित भाषा बोलते हैं। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। तो देखना ये जो सांकेतिक भाषा है सबसे टफेस्ट भाषा है। कैसी है, टफेस्ट लैंग्वेज है। इशारों के माध्यम से आप समझ ही नहीं पाए। 10 स्टूडेंट, जब मैं कह रहा हूं आप 10 लोग बैठे हैं, 15, 20, 50 बैठे, लेकिन आपको जो व्यक्ति जिससे आप इशारा या संकेत करना चाहते हैं उसको आप जिस तरीके से संकेत करेंगे सिर्फ वही समझेगा, बाकी वालों का उसका कोई अर्थ नहीं है। देखते हैं, तो इसलिए सांकेतिक भाषा है वो सबसे कठिन हुई। और सबसे सरल कौन सी भाषा हो जाएगी, मौखिक। उसके बाद में लिखित, और सबसे कठिन भाषा कौन सी हो जाएगी, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत साक्षात्कार हो गई, हम टेलीविजन पर जो एपिसोड वगैरह जो भी देखते हैं, दूरदर्शन पर जो घटनाएं घटित होती है या जो भी न्यूज वगैरह, वो सब आएंगे इस पर। मौखिक भाषा है जो हम सुनते हैं या जिसके माध्यम से हम बोल करके अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, वो हो जाएगी मौखिक। लिखित भाषा समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, किताबें, नॉवेल्स, उपन्यास वगैरह एवरीथिंग किस में आ जाएंगे, लिखित। और सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आप देख रहे हैं जहाँ सड़क पर जा रहे हैं तो एक पुलिस वाला वहां खड़ा रहता है, ट्रैफिक पुलिस वाला इस तरह से, ऐसे ऐसे, यूं, इस तरह से, हाँ
सीटी बजा करके जो इशारे करता है उसको बोलते हैं हम सांकेतिक भाषा। क्या बोलेंगे? सांकेतिक भाषा। यानी कि ये भिन्न भिन्न सांकेतिक भाषा के भी क्या रूप है। तो मैंने भाषा के व्यवस्थित तरीके से रूप बताया। अब भाषा की डेफिनेशन अगर लिखने की जरूरत है तो मैं लिख सकता हूँ या फिर समझा देता हूँ भाषा है क्या एक्चुअली में। तो भाषा व्यक्ति के मन के भावों या उद्गारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। सिंपल तौर पर लिख भी लेता हूँ, आपके लिए इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगर डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछना अभी शायद ही नहीं है इतना, फिर भी अगर है कहीं जरूरत पड़े तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखा मैंने? भाषा। भाषा और भाषा की हम देख रहे हैं परिभाषा। क्या ले रहे हैं? भाषा की परिभाषा ही लिख रहे हैं और इसमें लिख रहे हैं मनुष्य अपने मन के भावों एवं उद्गारों को जिस माध्यम से अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? अभिव्यक्त करता है, अर्थात विचार विनिमय। क्या बोला मैंने? विचार विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। क्या मतलब होता है? आदान प्रदान करना, अर्थात विचार विनिमय करता है। ठीक है। मनुष्य अपने मन के भावों एवं उद्गारों को जिस माध्यम से, क्या बोला मैंने? माध्यम से अपने से अभिव्यक्त करता है। क्या? अपने मन के भावों या उद्गारों को जिस माध्यम से अभिव्यक्त करता है, अर्थात विचार विनिमय करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। भाषा के रूप मैंने बता दी, क्या होती है क्या नहीं होती। भाषा की लिपि मैंने सिस्टमेटिक तरीके से बताई। एक और इसमें जो पॉइंट है वो निकाल देना है। भाषा है संस्कृत। क्या बोला मैंने? भाषा संस्कृत की भाष धातु। कौन सी धातु? भाष धातु। भाषा संस्कृत की भाष धातु। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाषा है संस्कृत के। कई बार क्वेश्चन आता है भाषा मुंह किस धातु से निकला, तो संस्कृत की भाष धातु से बना शब्द है जिसका अर्थ है विचार प्रकट करना। इस चीज का आप व्यवस्थित तरीके से ध्यान रखेंगे। एक चीज भाषा है, अब उसे किस भाषा का शब्द है तो ध्यान रखना हिंदी शब्द है ना। हिंदी कौन सी? हिंदी शब्द कौन सा शब्द है? हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। फारसी भाषा का शब्द। फारसी भाषा का क्या है? शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। तो मित्रों हिंदी से जितनी भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितना भी कॉन्सेप्ट आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने एक एक करके आपके सामने खोलने का प्रयास किया। भारत में लगभग 10 राज्यों के अंदर और भी है जहां बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली 10 राज्य हैं जहां पर हिंदी को लेकर के अच्छी खासी पकड़ है, या फिर यूँ कह सकते हैं हिंदी भाषा भाषी राज्य है। और हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ, किस तरह से हुआ, क्या कालक्रम रहा है, विकास क्रम क्या है, लिपि वगैरह, इन सब के बारे में हमने सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास किया। भाषा कहते हैं किसका है, किसे कहते हैं, और अपना जो हिंदी है, हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा शब्द है, ये भी हमने समझा। इसके अलावा ये संस्कृत की भाषा धातु से बना जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना, ये भी हमने सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के यहाँ से ये जो टॉपिक है हिंदी भाषा की अगर हम बात पृष्ठभूमि की करें तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना बनती है तो मुझे
पूरा विश्वास है कि आपके यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मुझे अपूर्ण बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो मित्रों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और समय समय पर हिंदी राजस्थान जी के या फिर कहते भारत जी के, जिसके अंतर्गत हम ट्रिकी राजस्थान की भी अगर हम बात करते हैं, यानी जहां भी ट्रिक बनने की संभावना होती है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा हम अंग्रेजी की, जैसे कि मैंने बताया कि मुख्य रूप से मैं अंग्रेजी वो टीच करवाता हूँ। तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, कुल मिलाकर के संस्कृत को छोड़ करके, बिकॉज अब संस्कृत से मेरा बिल्कुल वास्ता कम रहा है शुरू से और मुझे बिल्कुल न के बराबर इंटरेस्ट है, इसलिए हमें अफसोस है मैं संस्कृत को नहीं टीच कर पाऊंगा। हिंदी इंग्लिश और जीके से रिगार्डिंग जो क्लासेज है मैं समय समय पर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा और प्रयास करूंगा कि मैं एक रेगुलर तरीके से आपके सामने क्लासेज है वो लेकर आऊं और आपको बस देखना ये है कि आप इनका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हुआ तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो एक मैं आपको नंबर देने जा रहा हूँ, ओनली आपको उसका व्हाट्सअप करना। ये मेरे निजी नंबर है, मेरे खुद के नंबर है 992990 क्या है 9929905487। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको पढ़ाई से रिलेटेड समस्या हो, आप मोटिवेटेड या यूं कह दो कि आपको एक अंदर वो है कि पढ़े कैसे पढ़े क्या करना है, मैं तो ये कहता हूँ कि सेल्फ जो मोटिवेशन है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। फिर भी अगर आप ऐसा कुछ लगे बेझिझक आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने क्या 9929905487 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है या मेरे को कॉलिंग नंबर भी यही है। प्रयास करें कि आप कॉल नहीं करें, आप है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, मैं हर संभव आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ में आज का जो सेशन है वो समाप्त करते हैं। आपको सेशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।